आज हम बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट के 10 फेलियर्स, जिससे आज पूरा देश अफेक्ट हो चुका है। मणिपुर। मोदी जी ने मणिपुर में जो कदम उठाए उनमें कई कमियां थी जो उनकी नाकामी को दिखाती हैं। मणिपुर में 2023 में जो जाति आधारित हिंसा शुरू हुई थी, उसमें उनकी सरकार की तरफ से देर से और अधूरी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हिंसा की शुरुआत और प्रतिक्रिया। 3 मई 2003 को मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, लेकिन मोदी जी ने शुरुआती दिनों में इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हिंसा के प्रभावित लोगों के लिए कोई स्पष्ट और जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। राज्य सरकार की नाकामी। मणिपुर में बीजेपी की राज्य सरकार थी, लेकिन राज्य सरकार भी हिंसा को रोकने में सफल नहीं रही। सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार को हिंसा पर काबिल-ए-नाम कंट्रोल करने में कठिनाई हुई। केंद्र सरकार का रुख। मणिपुर के मामले में मोदी जी ने शुरू के दिनों में कोई स्पष्ट और मजबूत कदम नहीं उठाए। जब तक हिंसा बहुत बढ़ गई, तब तक उन्होंने किसी प्रकार की प्रभावी रखने वाला कदम नहीं उठाया। इससे लोगों को लगा कि मोदी जी इस घटना से अनजान है। मानविक संकट और राहत। हिंसा के बाद मणिपुर में लाखों लोग अपने घर से भागकर रिलीफ कैंप्स में चले गए, लेकिन इन कैंप्स में स्वच्छता, चिकित्सा और राहत सामग्री की कमी थी। केंद्र सरकार के रिलीफ एफर्ट्स को धीरे धीरे और पहले से बहुत देर बाद शुरू किया गया। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी। केंद्र और राज्य के बीच सही तालमेल न होने की वजह से भी हिंसा को रोकना मुश्किल हो गया। केंद्र को अपने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस मामले को जल्द और सफलता पूर्वक समाधान करना चाहिए था। इन सभी वजहों से मणिपुर में मोदी जी और उनकी सरकार की प्रतिक्रिया को नाकामी के रूप में देखा गया। इसके नतीजे में उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इन्फ्लेशन। मोदी जी और उनकी सरकार इन्फ्लेशन को रोकने में सफल नहीं हो पाई और इसके कई कारण हैं। ग्लोबल फैक्टर्स का असर। सबसे पहला कारण यह था कि 2020 के बाद से दुनिया भर में सप्लाई चेन डिसरप्शंस और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। ये इन्फ्लेशन के लिए एक मेजर फैक्टर था। इंडिया भी इन ग्लोबल ट्रेंड्स से बच नहीं पाया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने इस ग्लोबल क्राइसिस को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम भी इन्फ्लेशन में बड़े योगदान देने वाले थे। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, तो ट्रांसपोर्टेशन और डेली एसेंशियल्स की कॉस्ट भी बढ़ गई। मोदी सरकार ने इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए, जो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया। जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से भी कई प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा बर्डन आया, जो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को बढ़ाने का कारण बना। मोदी सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट्स को रिवाइज किया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। मॉनिटरी पॉलिसी और आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद इन्फ्लेशन को रोकने में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई और इसका असर भी जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा, जो एक बैलेंस मेंटेन करने में डिफिकल्ट हो गया। बेरोजगारी और इनकम इनइक्वालिटी। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने से भी कंजम्पशन को इम्पैक्ट मिला, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ाने में सहायक था। इन सभी वजहों से मोदी जी की सरकार इन्फ्लेशन को इफेक्टिवली टैकल करने में सफल नहीं हो पाई और लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलें आई। करप्शन। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जैसे नोटबंदी, बेनामी संपत्ति कानून और कई बड़े घोटालों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। हालांकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से मोदी सरकार भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई। संस्थागत और संरचनात्मक समस्याएं। भ्रष्टाचार केवल कुछ लोगों या अधिकारियों के कारण नहीं होता, बल्कि यह कई सरकारी और प्रशासनिक संस्थाओं में जड़ें जमाए हुए है। इन संस्थाओं में सुधार करना और पारदर्शिता लाना समय लेने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक कारण। कई मामलों में राजनीतिक संरचनाएं और दलक हित भ्रष्टाचार को खत्म करने में रुकावट डालते हैं। सत्ता में आने वाले नेताओं और अधिकारियों को अपने समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए अनौपचारिक तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। लोगों की मानसिकता। भ्रष्टाचार केवल नेताओं या अधिकारियों का दोष नहीं है, बल्कि समाज के स्तर पर भी ये एक सामान्य व्यवहार बन चुका है। यदि आम लोग इसे गलत नहीं मानते हैं, तो इसे समाप्त करना और भी कठिन हो जाता है। व्यवस्थाओं में सुधार की कमी। सरकारी तंत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं जटिल और पारंपरिक हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। यदि इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। न्यायिक प्रणाली की धीमी प्रक्रिया। भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया बेहद धीमी है। कई बार आरोपियों को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में रुकावट आती है। इसलिए मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिशें तो की हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे समाप्त करने के लिए और अधिक ठोस और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। गोदी मीडिया। मोदी सरकार पर गोदी मीडिया यानी उन मीडिया संस्थानों को जो सरकार के पक्ष में प्रचार करते हैं के पक्षपाती होने का आरोप कई बार लगाया गया है। कई आलोचक मानते हैं कि मोदी सरकार ने मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित किया और पत्रकारिता की निष्पक्षता को कमजोर किया। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। मीडिया में सरकार
के प्रभाव। मोदी सरकार के साथ कई मीडिया संस्थानों के घनिष्ठ संबंधों को लेकर सवाल उठे हैं। कई बार ये आरोप लगे हैं कि सरकार की नीतियों, फैसलों और व्यक्तित्व के पक्ष में मीडिया संस्थान सरकार के संदेश को बढ़ावा देते हैं, जिससे आलोचनात्मक पत्रकारिता दब जाती है। दबाव और आलोचना का विरोध। जब कुछ मीडिया संस्थान सरकार की आलोचना करते थे तो सरकार या उसके समर्थक उनके खिलाफ आरोप लगाते थे या उनके खिलाफ अभियान चलाते थे। ये स्थिति मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रतीक मानी जाती है, जिससे आलोचनात्मक आवाजें कमजोर हो जाती हैं। आर्थिक लाभ और विज्ञापन। सरकार और उसके नीतिगत फैसलों से संबंधित मीडिया संस्थानों को सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। कई बार यह आरोप लगा है कि मीडिया संस्थान सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग करते हैं ताकि इन विज्ञापनों से आर्थिक लाभ मिलता रहे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता में बाधा डालता है। सोशल मीडिया का प्रभाव। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ आलोचक मानते हैं कि यह रणनीति पारंपरिक मीडिया को नियंत्रित करने की ओर इशारा करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने अपनी छवि को बनाए रखने की कोशिश की, जबकि पारंपरिक मीडिया को बहुत हद तक गोदी मीडिया के रूप में देखने की स्थिति पैदा हो गई। प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले। कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर दबाव बढ़ा है। कभी कभी सरकार के आलोचकों को दबाने के लिए मीडिया पर दबाव डालने की घटनाएं सामने आई है। इस प्रकार आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार के तहत मीडिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता का संरक्षण ठीक से नहीं किया गया और यह सरकार के पक्ष में गोदी मीडिया के रूप में परिवर्तित हो गई। ये स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक स्वस्थ आलोचना की भूमिका को खतरे में डालती है। BSNL। मोदी सरकार पर यह आरोप है कि उसने रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाने के लिए BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की तुलना में कम प्राथमिकता दी, विशेषकर 4G नेटवर्क के मामले में। यह आरोप मुख्य रूप से इस आधार पर लगाए जाते हैं। जियो का 4G नेटवर्क शुरू करने में सरकार का समर्थन। रिलायंस जियो ने 2016 में अपनी सेवाएं शुरू की थी और इसे मोदी सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। सरकार ने जियो के लिए एक सामान्य नेटवर्क स्थापना में मदद की, जिससे जियो ने बिना किसी बड़े बाधा के अपनी 4G सेवाएं पूरे देश में शुरू की। जियो ने डेटा के सस्ते पैकेजों और मुफ्त कॉलिंग के कारण मोबाइल टेलीकॉम क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। ये सब संभव हुआ क्योंकि जियो ने 4G नेटवर्क पर बहुत तेजी से ध्यान दिया और अपनी सेवाओं को पूरे देश में लागू करने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम और निवेश प्राप्त किया। BSNL की 4G रोलआउट में देरी। BSNL, जो सरकारी क्षेत्र की एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी है, को 4G नेटवर्क के विस्तार में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। BSNL के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और निवेश की कमी के कारण वह समय पर 4G सेवा शुरू करने में विफल रही। मोदी सरकार ने BSNL के लिए आवश्यक 4G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने में विलंब किया, जबकि जियो को अधिक तवज्जो दी गई। BSNL को 4G नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए सरकारी सहायता और पूंजी निवेश में भी गंभीर रुकावटों का सामना करना पड़ा। ये BSNL को अपने नेटवर्क को विस्तार देने में कठिनाई का कारण बना। जियो को स्पेक्ट्रम और लाइसेंस की सुविधा। जियो को सरकार से स्पेक्ट्रम आवंटन और नेटवर्क विस्तार में बड़े पैमाने पर सुविधाएं मिली। मोदी सरकार के तहत जियो को 4G स्पेक्ट्रम के लिए अपेक्षाकृत जल्दी लाइसेंस प्राप्त हुआ और उसे राज्य और केंद्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिला। इसके विपरीत BSNL को स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी हुई और उसे निजी कंपनियों के मुकाबले कम निवेश मिला। इसके परिणामस्वरूप BSNL 4G नेटवर्क विस्तार में जियो से बहुत पीछे रह गया। निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के बीच अंतर। जियो एक निजी कंपनी है और मोदी सरकार ने उसे 4G नेटवर्क के विस्तार के लिए व्यापक पारदर्शिता और सुविधाएं प्रदान की। सरकार ने जियो के लिए कई प्रकार के नीतिगत समर्थन दिए जो BSNL को उतने लाभकारी तरीके से नहीं मिले। दूसरी ओर BSNL, जो एक सरकारी उपक्रम है, को अक्सर सरकार की तरफ से उतना समर्थन और लचीलापन नहीं मिला। BSNL को मूलभूत संरचनाओं को सुधारने और बुनियादी नेटवर्क विस्तार में सरकारी नौकरशाही और धीमी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। सरकारी नीतियों और जियो के प्रभाव। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के तहत जियो को भारतीय टेलीकॉम बाजार में आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। जियो की तेजी से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और सरकार से मिल रहे समर्थन ने BSNL को प्रतियोगिता में पीछे छोड़ दिया। निष्कर्ष। मोदी सरकार ने रिलायंस जियो को नीतिगत और आर्थिक दृष्टि से कई तरह से मदद दी, जिससे वह भारत के सबसे बड़े 4G नेटवर्क का संचालन करने में सफल रही। दूसरी ओर BSNL को 4G नेटवर्क के विस्तार में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सरकारी नीतियां और सहायता उसे उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाई। यह स्थिति सरकार की नीतियों के संदर्भ में एक बड़ा सवाल है कि उसने सरकारी उपक्रम BSNL को उचित समर्थन क्यों नहीं दिया, जबकि एक निजी कंपनी को इतनी सहायता मिली।